जब धुरंधर 2 मूवी में पता चला कि जमील जमाली एक स्पाई है तो कई लोगों ने जमील जमाली को हमजा से भी बड़ा स्पाई घोषित कर दिया। लेकिन सच बोलूं तो ये आधा सच है, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर की पर्सनालिटी के पीछे कुछ ऐसी बातें भी छुपी हुई हैं जिसे हर कोई इग्नोर कर रहा है और उसे आप अपनी जिंदगी में भी फॉलो कर सकते हो। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं और कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज हैं, आइए डिटेल से इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो जमील जमाली के स्यूडो पर्सनालिटी की बात करते हैं। धुरंधर 1 मूवी की ये वाली सीन को देखिए। संजय दत्त यहाँ पर जमील जमाली से बैठ करके बात कर रहा है। यहाँ पर जमील जमाली संजय दत्त यानी एसपी चौधरी असलम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और यहाँ पर आप देख के शॉक बिल्कुल भी नहीं होगे कि यहाँ पर संजय दत्त को चुटकी में पता लग जाता है कि यहाँ पर जमील उसे मैनिपुलेट कर रहा है। और यही है स्यूडो पर्सनालिटी, कि सामने वाले इंसान को आप इस तरीके से मैनिपुलेट करो कि उसको पता चल जाए कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो और आप जान के उसको मैनिपुलेट कर रहे हो कि उसको पता चले कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हो। आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर जमील जमाली संजय दत्त को मैनिपुलेट करते हुए कई सारी बातें बोलता है और संजय दत्त उससे नजरों में नजरें मिला के स्माइल पास करता है। संजय दत्त को ये फील होता है ये गधा मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और यही तो सबसे बड़ा खेल है। जमील जमाली इसी से को ट्रिक करता था। जमील जमाली अपने आप को जान करके लोगों के सामने डम्ब दिखाता था। वो जान करके ऐसा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था कि सामने वाले को पता चल जाए कि ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक और सीन देखिए। यहाँ पर रहमान डकैत जब डिसाइड करता है धुरंधर 1 मूवी की इस पार्टी में कि उसे खुद की पार्टी बनानी है, देन यहाँ पर वो सबसे पहले जमील से जाकर के बात करता है। जमील जमाली कुछ ऐसा बोलते हुए, सियाना हो गया मेरा बच्चा, चला तुझे फेटा पिलाऊं। और रहमान डकैत के कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि ये बंदा टॉपिक चेंज कर रहा है, यानी ये डम्ब है, यानी ये मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और यही है स्यूडो पर्सनालिटी की सबसे बड़ी चीज, कि तुम जान करके वो चीज करने की कोशिश कर रहे हो जिससे सामने वाले को पता लगे कि तुम इसके साथ मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहे हो। इससे होगा क्या? इससे होता ये है कि सामने वाला तुम्हारे उसी मैनिपुलेशन को पकड़ करके उसी में खुश हो जाता है कि ये बेवकूफ मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। उसी फैक्ट में वो खुश हो जाता है। वो उस लेयर को नहीं समझ पाता है जो उसके साथ तुम खेल रहे हो। जमील लेयर क्या खेल रहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। वो रियल स्पाई है, वो इस चीज को छुपा रहा था। इसीलिए वो लोगों को ऐसा मैनिपुलेट करता था कि लोगों को पता चल जाए कि ये मैनिपुलेट कर रहा है। और इससे होता क्या था कि लोग जमील को डम्ब समझते थे। जमील को समझते थे कि ये किसी का सगा नहीं है, ये जो भी कर रहा है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कर रहा है। और इससे होता क्या था, लोगों का ट्रस्ट जमील के ऊपर से टूट जाता था। लोग जमील पे विश्वास नहीं करते थे और लोग जमील को गधा समझते थे। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन वही चीज अगर आप पलट दो हमजा के लिए तो हमजा वुल्फ पर्सनालिटी को फॉलो करता है। वुल्फ पर्सनालिटी की हमजा ठीक जमील जमाली का उल्टा करता है। वो टाइम टू टाइम चुप रहता है और जब सिचुएशन आती है तो वो बोलता है और वो मैनिपुलेशन का कोर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। वो पहले सामने वाले के बिहेवियर को समझता है, उसके इंटेंसिटी को समझता है कि सामने वाला किस पर्सनालिटी पे काम करता है। जैसे रहमान डकैत एक इमोशनल कैरेक्टर था, वो इमोशनल डिसीजन लेता था। वही उजैर बलूच थोड़ा सा इमोशनल थोड़ा सा लॉजिकल कैरेक्टर था। इसलिए पहली बार जब रहमान डकैत को हमजा मैनिपुलेट करता है बाबू डकैत को मरवाने के लिए, तो वो इमोशनल मैनिपुलेशन के साथ साथ लॉजिकल मैनिपुलेशन भी करता है। बादशाह अगर इंतकाम न ले तो बेइज्जती पूरे कौम की होती है, और अगर आप इलेक्शन जीतने के मकसद से बदला नहीं ले रहे हैं तो आप इलेक्शन कब का हार चुके हैं। बाबू ने इसी वक्त में हमला किया क्योंकि उसे यकीन है कि इलेक्शन के चलते पीएपी आपको कभी जवाबी हमला नहीं करने देगी। मुकम्मल जीत के लिए आपको पूरी लियारी पर कब्जा करना होगा और अब लियारी में हुकूमत शेर बलोच की होगी, जिससे कि यहाँ पर रहमान और उजैर दोनों के दोनों इसके इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएं और इसकी बात मान लें। और सेम वो होता भी है। और हमजा ये एक बार नहीं दूसरी बार इस वाले सीन में भी करता है। सियासत में बड़ा कारनामा करना हो तो ऐसे दौलतमंदों से दोस्ती बनाई रखनी चाहिए। उन बाके आप लियारी के तक ही पहुंच सकते हैं। चांद तक पहुंचना है तो अपना जलवा अमीरों में बिखेरना पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं वुल्फ पर्सनालिटी। वो बेफालतू का नहीं बोलता है, वो तभी बोलता है जब जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात ये जानते हो क्या है कि यहाँ पर जमील जमाली स्यूडो पर्सनालिटी रूल को इसलिए फॉलो कर रहा होता है क्योंकि उसे अपनी गद्दी यानी अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है। और यहाँ पर हमजा टॉप कोर मैनिपुलेशन इसलिए करता है क्योंकि उसे इस गद्दी के ऊपर जाना होता है। और हमजा को ऊपर जाने के लिए लोगों का ट्रस्ट हासिल करना होगा, लोगों को कोर लेवल पे मैनिपुलेट करना होगा, लोगों को गाइड करना होगा।
होगा। इसीलिए यहाँ पर हमजा धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता चला जाता है, लेकिन जमील को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करता था कि लोग उसे ही गधा समझते थे। इसलिए ध्यान से आप पार्ट 2 मूवी में देखते भी हो कि हर कोई हमजा पे ट्रस्ट करता है, हर कोई हमजा को लीडर मानता है, लेकिन जमील को कोई लीडर नहीं मानता। यही चीज आती है इनके दूसरे पर्सनालिटी के कैरेक्टर में, यानी द वे ऑफ टॉकिंग। आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। अगर मैं जमील जमाली के कैरेक्टर की बात करूं तो वो बड़ा जॉली कैरेक्टर था, वो हर समय मजाक करता रहता था और यही उसका सबसे नेगेटिव ट्रेट था। जैसे कि आप ये वाला सीन देखो। अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू डकैत को लकवा मार गया था। आप या फिर रहमान डकैत का जब बेटा मर जाता है तो स्टार्टिंग में आप ये वाला सीन देखो। अरे मौला, ओए, ये क्या कर दिया? जैसी मुझे खबर मिली मैं खुदा कसम नंगे पांव दौड़ा चला आया। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? ये सब सीन देख करके हमें नहीं बल्कि इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे उनको भी ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी कि ये साला ओवर रिएक्ट कर रहा है। ओवर लेवल आप अगर देखोगे तो उससे आप ट्रस्ट खो देते हो, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और आपसे दूर भागेंगे। आपके मुंह पे तो लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे हर कोई आपकी बुराई करेगा। जैसे संजय दत्त का फोन कॉल ही ले लो, जहां पर वो जमील जमाली का नाम कुछ ये सेव करके बैठा हुआ होता है। क्यों संजय दत्त को इतना जमील जमाली से हेट होता है? या फिर जब रहमान डकैत की जान बचती है और हमजा रहमान डकैत से बोलता है कि जमील जमाली आपकी बड़ी फिक्र कर रहे थे, देन रहमान डकैत कुछ ऐसा बोलता है। सियासत में फिक्र सिर्फ गद्दी की होती है। वो क्यों ऐसा बोलता है? इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उन सबको यही फील होता है कि ये एक नंबर का बेवकूफ कैरेक्टर, ये बस अपने लिए काम करता है और ये डम्ब है। लेकिन आपके दिमाग में फिर यही क्वेश्चन आएगा, भाई तुमने ये सारी बातें बता दी लेकिन लोग यहाँ पर फिर भी जमील जमाली की बात मानते थे। अगर एसपी चौधरी असलम जमील के सामने आता तो सही से बात करता था, रहमान आता था तो सही से बात करता था। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन की वजह से। जमील जमाली के पास एक पावरफुल पोजीशन थी, तो जब आपके पास पावरफुल पोजीशन होती है तो लोग ना चाह करके भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं हमजा के सिनेरियो में चीजें उल्टी थी। हमजा जमील की तरह हमेशा जोक्स क्रैक नहीं करता रहता था, या जॉली पर्सनालिटी नहीं था, वो चुप रहता था, जब काम पड़ता था तभी बोलता था। और हमजा के अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी थी कि वो पहले लोगों को रिस्पेक्ट दिया, लोगों की बात माना, लोगों से ट्रस्ट गेन किया और फिर वो अथॉरिटी क्रिएट कर दिया। अथॉरिटी किस तरीके से क्रिएट होती है? जब आप किसी के भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हो ना, तो लोग आपको अपने से बड़ा समझने लग जाते हैं। और हमजा इसी रूल को फॉलो किया। वो पहले रहमान डकैत की मदद किया, जिससे कि रहमान की नजरों में वो एक अच्छा कैरेक्टर यानी एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर बना। इससे वो उजैर के नजरों में भी एक स्मार्ट कैरेक्टर बन गया, जिसकी वजह से रहमान के मरने के बाद उजैर जो है हमजा की बात मान रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि हमजा एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है। हमजा ने कई बार डिसीजन और साइलेंट तरीके से कई लोगों को अच्छा डिसीजन और रिजल्ट दे रखा था। वही हम पार्ट 2 में बात करें तो स्टार्टिंग में जब इन लोगों को पार्टी चेंज करनी होती है, खनानी ब्रदर और जमील, तो पार्टी चेंज करने का आइडिया कौन देता है? हमजा देता है। और वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए देता है कि हम पार्टी चेंज करेंगे तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। और इससे वो क्या किया? इससे वो अथॉरिटी क्रिएट कर दिया। और इसीलिए देखो पार्ट 2 मूवी में जब यहाँ पर खनानी ब्रदर का ये आदमी का नोटबंदी होता है तो वो किससे हेल्प मांगता है? हमजा से हेल्प मांगता है। क्यों? क्योंकि वो हमजा पे ट्रस्ट करता है, प्लस हमजा अथॉरिटी क्रिएट कर चुका होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है उसके अंदर, जिससे कि लोग उससे मदद लेते हैं। जब अननोन मैन वाली कहानी हो रही होती है, लोग मारे जा रहे होते हैं, तो ये आतंकवादी भी, सॉरी मुझे इसका नेम नहीं पता, वो भी हमजा से ही हेल्प मांगता है। लेकिन इस फैक्टर के साथ साथ आप इस फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे हमजा जो है वो फिजिकली डोमिनेटिव था। अगर हम जमील की बात करें तो वो एक बुढ़ा कैरेक्टर था, लेकिन हमजा फिजिकली स्ट्रॉन्ग था। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस स्टोरी में ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। हमजा ने अगर गद्दी हासिल की है तो उसमें अगर 50% माइंड लगा है तो 50% उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी है। चाहे वो रहमान डकैत को मारना हो, चाहे वो अरशद पप्पू को मारना हो, चाहे वो कई सारी गैंग खत्म करनी हो, चाहे वो लास्ट में मेजर इकबाल को मारना हो, इन सब में एक फिजिकल डोमिनेंस और फिजिकल कैपेबिलिटी की बहुत ही भयानक जरूरत होती है। और यहाँ पर हमजा इजिली इस चीज में डोमिनेट करता है। और ये फिजिकल ट्रेट मेरा गिनाने का पर्पज यही है क्योंकि दोनों कैरेक्टर में कंपैरिजन फेयर होना चाहिए। लेकिन अगली जो पर्सनालिटी मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे जमील जमाली के कैरेक्टर को हमजा से बहुत ऊपर लेकर के चली जाती है। वो है इमोशनल रेगुलेशन। जितना भयानक कंट्रोल जमील जमाली के इमोशंस पे था, उतना हमजा के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था। अगर आप ध्यान से हमजा को
को देखोगे तो हमजा स्पाई स्पॉटेड ही केवल अपनी ही गलती के वजह से हुआ था। पार्ट 2 में जब पता चलता है कि हमजा एक स्पाई है तो वो खुद के अपने बिहेवियर की वजह से पता लगता है। जब वो पिंदा को मार देता है और आलम चाचा को मार देता है तो वो कैरेक्टर अंदर से इतना ज्यादा टूट जाता है कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और आलम चाचा को मारने के बाद तुरंत एसपी चौधरी असलम को फट से शक हो जाता है कि ये तो इंडियन स्पाई है। और यही चीज है जो हमजा और जमील जमाली के कैरेक्टर को बहुत अलग बनाती है। सोचो हमजा इतना अपने इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाता उस पॉइंट पे कि यालीना जैसी डम्बेस्ट कैरेक्टर जज कर लेती है कि हमजा एक स्पाई है। यानी उसको पता तो नहीं चलता है लेकिन उसे कहीं ना कहीं शक हो जाता है उसके माथे का वो खून देख करके और उसका ये अजीब सा बिहेवियर देख करके। और एक पॉइंट और आप इमेजिन करो, अगर एक सिचुएशन मान लेते हैं जमील जमाली एक स्पाई नहीं होता तो भाई हमजा ने कई सारे लूप होल छोड़े थे कि जमील जमाली अगर सच में पाकिस्तानी होता तो जमील को यूं पता लग जाता कि हमजा एक स्पाई है। क्यों? क्योंकि हमजा ने ऐसा लूप होल जमील जमाली के सामने छोड़ा था कि आप भी थोड़ा सा शौक तो हो गई। हमजा ने रहमान डकैत को क्यों मारा? ये चीज अगर आप जमील के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, अगर जमील पाकिस्तानी होता तो जमील को आंसर मिलेगा कि क्योंकि हमजा को गद्दी पे बैठना था। लेकिन फिर यही क्वेश्चन आता है कि हमजा उजैर को क्यों मैनिपुलेट कर रहा था? पार्ट 2 में हमजा ने उजैर को मैनिपुलेट किया और इस वाले सीन में देखो जब हमजा यहाँ पर उजैर को गले लगा करके उसे सहला रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, देन जमील किस तरीके से नजरों में नजरें डाल करके देखता है। अगर जमील स्पाई नहीं होता ना तो क्लियरली उसे पता लग जाता कि ये बंदा कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, ये किसी का सगा नहीं है। हमजा ने क्यों एसपी चौधरी असलम को मरवाया? इवन वो जमील के सामने मरवाता है और जमील के सामने मरवाता और इसका आंसर जमील अगर ढूंढने लग जाता उसे यूं क्लियरली पता चल जाता कि हमजा एक स्पाई है। लेकिन एज वी क्लियरली सी दैट कि जमील खुद एक स्पाई था। और वहीं मैं बात करूं उजैर की तो उजैर इतना डम्बेस्ट कैरेक्टर था, अगर वो नॉर्मल कॉमन सा कैरेक्टर होता तो वो इजीली पता लगा सकता था कि हमजा एक स्पाई है, क्योंकि हमजा ने यहाँ भी काफी लूप होल छोड़े थे। जैसे उजैर ने ये पता नहीं लगाया रहमान डकैत को मारा किसने, उजैर बस ट्रस्ट कर लिया था हमजा के ऊपर। और तो और जब उजैर जेल में चला गया और जेल में जाने के बाद जब एसपी चौधरी असलम मर भी गया और तो और उजैर के जेल में टीवी यूवी सब लगी थी, जो कि हमजा ने ही बोला था कि मैं सब लगवा दूंगा, तो टीवी में उजैर को तो पता चला ही होगा कि भाई एसपी चौधरी असलम मर गया और उजैर को ये भी पता चल गया होगा कि एसपी चौधरी असलम ही एक थ्रेट था। तो एसपी चौधरी असलम मर गया तो हमजा उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है? और तो उजैर को ये भी पता चल चुका होगा कि अभी हमजा जो है वो बहुत पावरफुल बन चुका है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी भी स्ट्रांग हो चुकी है। तो मतलब उजैर बस डम्ब था, अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा देता ना तो सारे डॉट्स उसके भी कनेक्ट हो जाते। और यही चीज मैं मानता हूँ कि हमजा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसने काफी लूप होल छोड़े केवल और केवल अपने इमोशनल रेगुलेशन ना होने की वजह से। वहीं हम जमील जमाली के कैरेक्टर की बात करें तो इसके बारे में तुम क्या सुनना चाहोगे? ये आदमी ऐसा था कि भाई अपनी इंडिया में फैमिली सेक्रीफाइस करके पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में फैमिली बनाया और उस पाकिस्तान की फैमिली को भी सेक्रीफाइस कर दिया। वो अपनी पत्नी से शादी किया, अपनी बेटी यालीना को पैदा किया और यालीना को भी अपने मिशन के लिए हमजा से कॉन्शियसली शादी करवाया। और भाई इतना स्ट्रॉन्ग कौन सा कैरेक्टर होता है कि भाई वो अपनी ही फैमिली को इस चीज में इन्वॉल्व कर दे। जमील को ये बात तो पता ही होगी कि आगे चल के इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसकी बेटी आगे चल करके बिना पति के होने वाली है, इसका होने वाला जो पोता पैदा होगा उसका बाप इसके पास नहीं रहने वाला है। फिर भी सोचो जमील कितना स्ट्रॉन्ग था इंटरनली कि अपने इमोशंस का लोगों को पता ही नहीं लगने देता था और तो और बाहर जाकर के लोगों से अलग ही मजाक कर रहा है। इस वाले सीन में जब वो दाऊद इब्राहिम के पास बैठा हुआ होता है तो वो इंडिया तक का मजाक बना देता है। इंडिया के पैसे से ही इंडिया के खिलाफ जिहाद का सामान तैयार करो और साथ में वहाँ के बच्चे अफीम की बन जाएं। बोनस ही बोनस है ना? मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। लेकिन वहीं हमजा के साथ ऐसा कुछ नहीं था। जब जब हमजा के सामने इंडिया को बर्बाद करने की बात की जाती थी हमजा का फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता था, चाहे वो 26/11 वाला अटैक हो, चाहे वो कोई भी सीन तुम पकड़ लो। और यही चीज हमारे जमील जमाली को हमजा से बहुत ऊपर लेकर के जाती है और जमील जमाली को हमजा से एक बेटर स्पाई बना देती है। लेकिन फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई इस हिसाब से जब जमील बड़ा कैरेक्टर था तो जमील को इंडिया में लेकर के आना चाहिए था। उसका भी एक सबसे बड़ा रीजन आता है, वो है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। जमील की हम कितनी भी तारीफ कर ले लेकिन जमील के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं थी। वो केवल और केवल एक पोजीशन पे रहना चाहता था और केवल उसी पे बना रहना चाहता था, क्योंकि उसका काम ही था, उसको भेजा ही इसलिए गया था कि वहां पर जाओ एक पोजीशन हासिल करो और हम जो स्पाई भेजेंगे तुम्हें बस उसे ऊपर लेकर के जाना है, अपने उसी पे बने रहना है। इसीलिए जमील कोई रिस्क नहीं लेता था, वो अपनी पोजीशन बना के रखता था और नीचे से हमजा को ऊपर उठाता था। लेकिन वही हमजा के पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, वो हर जगह रिस्क लेता था जिसके वजह से वो एक
पॉइंट पे जमील से भी काफी ऊपर उठ चुका था और इसी रीजन की वजह से हमजा को इंडिया बुलाया गया, ना कि जमील को, क्योंकि हमजा को पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था, बल्कि जमील को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इन सभी बातों का क्या फायदा जब आप इस वीडियो से इन सभी कैरेक्टर से अपनी जिंदगी में कुछ सीख करके ही ना जाओ। और सबसे पहली चीज मैं जो बताना चाहता हूँ वो आप जमील से सीख सकते हो कि अपने इमोशन का रेगुलेशन, कि भाई तुम्हारा रोना या तुम्हारा ब्रेकडाउन होना या फिर तुम्हारा इमोशनल रेगुलेशन इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुम किसी के सामने भी खुल करके रो दोगे ना तो सामने वाला इंसान तुम्हें कमजोर समझेगा और तो और वो इस चीज का तुम्हारे सामने फायदा भी उठा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोना गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कब रोना चाहिए वो पता होना चाहिए। जमील जमाली भी रोया था। मूवी के लास्ट में जब हमजा जाता है तो जमील जमाली रोता है, उसकी आंखों से तुम आंसू देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सही वक्त था, सही जगह थी। वैसे तुम्हें भी अपने लाइफ में आइडेंटिफाई करना होगा कि तुम हर किसी के सामने नहीं रो सकते। एक ही दो पर्सन तुम्हारी जिंदगी में होंगे जो तुम पे बिलीव करते होंगे, तुम्हारी बातें सुनते होंगे, तुम्हें सपोर्ट करते होंगे, तुम उन्हीं के सामने अपने इमोशन को दिखा सकते हो। और सच बताऊं तो 90% लोगों की जिंदगी में वो भी नहीं होता। हर कोई इंसान अकेला होता है। तुम्हारी जिंदगी में सबसे क्लोज तुम्हारे मम्मी और पापा ही होंगे, लेकिन तुम मम्मी पापा के सामने भी नहीं रो सकते, क्योंकि अगर तुम उनके सामने रोगे तो वो सैड हो जाएंगे। तो क्लियर सोल्यूशन ये है कि अपना इमोशन किसी के सामने मत दिखाओ। रोना है या सैड फील करना है तो बंद कमरे में आओ, रो, जितना रोना है रो, बट लोगों के सामने मजबूत बने रहो कि लोग तुम्हारा फायदा ना उठा सके। लेकिन अगर आपको जानना है कि जमील जमाली किस तरीके से हमजा को मैनिपुलेट किया, यहां पर वीडियो आ रही है, जाके जरूर देखिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो में, बाय बाय।